आप जिस होटल या रेस्टोरेंट में बड़े चाव से खाना खाते हैं, क्या उसका किचन सच में उतना ही साफ होता है जितना आप समझते हैं या आपको दिखाया जाता है बाहर से? महाराष्ट्र में एफडीए की छापेमारी में बड़े बड़े नामी गिरामी होटल्स की पोल खुल गई है। जांच में सामने आया कि इनमें से ज्यादातर किचन तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। जब मशहूर होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का ये हाल है, तो फिर आम रेस्टोरेंट की साफ सफाई का अंदाजा आप और हम खुद लगा सकते हैं। आज हम होटल्स और रेस्टोरेंट की हाइजीन पर बात करेंगे। महाराष्ट्र में एफडीए की कार्रवाई कई दिनों से मुद्दा बनी हुई है, सुर्खियां बनी हुई है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आप और हम जिन रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट होटल्स हैं, क्या उनके किचन उतने हाइजीनिक होते हैं, उतने साफ होते हैं? और अगर नहीं होते तो आपके और हमारे क्या अधिकार हैं इस बारे में? इसी पर होगी चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट, फिर चर्चा मेहमानों के साथ। महाराष्ट्र में खाने पीने की चीजों को लेकर एफडीए यानी खाद्य एवं औषधि प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बड़े बड़े नामी होटल भी इस कार्रवाई से अछूते नहीं रहे। मुंबई के भेंडी बाजार और उमरखाड़ी इलाके में जांच के दौरान 3 जाने माने होटलों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिए गए, जहां किचन में गंदगी और कीड़ों की मौजूदगी मिली। सिर्फ मुंबई नहीं, पुणे से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक एफडीए की टीमें सक्रिय हैं। पुणे, सतारा, सांगली और कोल्हापुर में एक विशेष अभियान के तहत 10 नामी होटलों, डेयरी और बेकरियों के लाइसेंस गंदगी मिलने पर रद्द कर दिए गए। वहीं राज्य भर में 16 से 20 जुलाई के बीच चले विशेष अभियान में 53 छापे मारे गए। 103 होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच हुई, जिनमें से 34 को सुधार का नोटिस और 16 के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। पुणे, नागपुर, नासिक और अमरावती तक गंदगी और नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए। एफडीए की सख्ती अब सरकारी दायरे में भी पहुंच गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद एफडीए से पूछा कि क्या हाईकोर्ट की अपनी कैंटीन का भी निरीक्षण हुआ है, और आदेश दिया कि सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों की रसोई की भी जांच हो। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एफडीए की टीम बॉम्बे हाईकोर्ट कैंटीन के निरीक्षण के लिए पहुंची। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश की है। भारत में हर साल खाने से होने वाली बीमारियों के करीब 10 करोड़ मामले सामने आते हैं। चिंता की बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात नहीं सुधरे तो 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर करीब 15.5 से 17 करोड़ पहुंच सकता है। यानी हर साल लाखों परिवार सिर्फ एक थाली खाने की वजह से अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हो सकते हैं। अगर आपको भी किसी होटल या रेस्टोरेंट में गंदगी, बासी खाना या खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नजर आए, तो आप सीधे एफडीए को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आप फसाई के पोर्टल foscos.fasai.gov.in के कंज्यूमर ग्रीवांस सेक्शन में जाकर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। होटल की चमचमाती दीवारें, सजी हुई टेबल, डिजाइनर मेन्यू, मगर असली सच्चाई तो किचन के उस दरवाजे के पीछे छुपी होती है जहां आपकी नजर कभी जाती ही नहीं। इसलिए अगर आप होटल जाएं तो एक नजर किचन पर भी डालें, क्योंकि स्वाद की कीमत सेहत नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश झगड़े सर, पूर्व एफडीए कमिश्नर महाराष्ट्र। बहुत बहुत स्वागत है झगड़े सर आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित जायसवाल जी, सीएफओ हैं रॉयल ऑर्चिड होटल लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है अमित सर आपका भी हमारे शो पे। प्रदीप चक्रवर्ती सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं फसाई के। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप सर, गुड इवनिंग। झगड़े सर, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी चर्चा में है आजकल महाराष्ट्र एफडीए, और लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं सर जो समझ में आ रही हैं कि एक आम आदमी के लिहाज से हम लोग भी कई बार नज़रअंदाज करते हैं। एक आम ग्राहक जो कि रेस्टोरेंट जाता है, होटल जाता है, सर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा, उनके अपने अधिकार क्या हैं? क्या कोई व्यक्ति कैंटीन में जा सकता है, चेक कर सकता है, फोटोग्राफ्स ले सकता है? क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं वो अपने यहाँ प्रेमाइसेस में कुछ एरियाज़ में जाने की परमिशन किसी को देते भी नहीं हैं। तो एक आम आदमी के अधिकार क्या है सर इस मामले में? दीपक, अच्छा है कि और एक बार फिर से ये फूड के बारे में हमने एक चर्चा रखी है। यस सर। लेकिन मुझे थोड़ा सा अभी ऐसा है कि हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मीडिया में हंगामा होने के लिए हो रहा है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं भी एफडीए कमिश्नर रहा 2011 टू 2014, 3 साल में मैं कमिश्नर था, और ये कार्रवाई जो होती थी लेकिन वो सुर्खियों में नहीं आती थी। आजकल सुर्खियों में ज्यादा आ रही है। अभी चीज ऐसी है दीपक, थोड़ा सा इसमें समझना चाहिए कि हम
स्वास्थ्य के बारे में फूड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ही चाहिए। और जैसे कि आपने आंकड़े बताए, उससे भी ज्यादा खराब हालात है कुछ चीजों की वजह से, जैसे कि मिल्क में जो मिलावट होती है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, कैंसर तक चल जाती है। यानी फूड अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसी कार्रवाई से फूड अच्छा होगा क्या? नहीं तो सिर्फ क्या है कि एक हंगामा बढ़ जाता है पूरे देश में और अभी कुछ तो अच्छा होने वाला है, भगवान आने वाले हैं, नया अवतार आने वाला है, उससे सब कुछ बदल जाने वाला है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी गलत फहमी होगी। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं फूड के बारे में, 85 to 90% फूड हम घर में पकाया हुआ अभी भी आज भी खाते हैं इंडिया में। 15 to 10% फूड सिर्फ हम और रेस्टोरेंट्स में या ऐसा जो पैकेज फूड खाते हैं। अभी पूरी चर्चा किस में हो रही है? तो 15 to 10% में जो चर्चा हो रही है, और उसमें से जो एलिट क्लब्स है, एलिट 5 स्टार होटल्स है, उनके ऊपर है। उसमें कितने परसेंटेज लोगों के ऊपर असर होता है? बाकी लोग जो मध्यम वर्गीय है, गरीब है, उनकी सेहत नहीं क्या? उनके लिए जो फूड जाता है, रॉ मटेरियल जाता है, वो उसमें मिलावट नहीं है क्या? मुझे लगता है कि लार्जर सेट को पहले, लार्जर पॉपुलेशन जिससे अफेक्ट होती है वहां करना होता है, ना कि जहां पे न्यूज बन जाए। न्यूज तो अच्छी है, क्योंकि उसके न्यूज देखने के बाद बाकी लोग तो उनके सॉक्स पुलअप करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो कानून बना है, कानून इसलिए बना है कि ये छापेमारी ना हो। पहला कानून था 1954 का, कि छापेमारी का कानून था, प्रिवेंशन ऑफ फूड हेल्थ। अभी जो नया कानून आया 2011 से, उससे वो आस्थापना जो है, फूड जो है वो अच्छी रहे, मिलावट बिना रहे, उसकी जिम्मेवारी फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट और फसाई के सीईओ और उनके चेयरमैन के ऊपर होती है। अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? तो उसमें से जो होता है कि वो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ये सब सारी चीजें उसमें रेस्टोरेंट में है। रॉ मटेरियल जैसे कि व्हीट है, राइस है, ऑयल है, मिल्क है, घर के किचन में जो होते हैं, उसके ऊपर पूरी निगरानी ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की उसके एरिया में होनी चाहिए। वो होता है क्या? वो होता नहीं है। और होता नहीं ऐसा भी नहीं है, होता है भी है, लेकिन वो कभी सुर्खियों में नहीं आता है, क्योंकि वो काम चलते रहता है। ऑलराइट सर। मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ ये करना ठीक है सर। आपने जो बोला है, दरअसल अगर आप स्टोरी के पीछे जाएंगे और डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जो आपकी शंकाएं हैं वो कहीं ना कहीं सही भी नजर आती हैं। क्योंकि आप इस पूरी के पूरी महाराष्ट्र के भीतर जो भी हो रहा है, वो हम देख रहे हैं कि कुछ खास प्रतिष्ठित ठिकानों पर एक्शन हो रहा है, जो कि तुरंत हेडलाइंस बन जा रही हैं। और जबकि असली जो मिलावट या घटिया क्वालिटी का नेक्सस है, वो आपके इसके बाहर भी है। बहुत सारे नहीं, मुझे सिर्फ एक मुद्दा करना था। हाँ। कि जो संसद ने, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, वो कानून क्या है कि आप उनको इम्प्रूवमेंट की नोटिस दे दो, और इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। डायरेक्टली जाके छापेमारी के बंद करो, ऐसा नहीं है। और इसकी वजह से फिर हाईकोर्ट के उसके ऊपर सवाल उठे हैं, कई जगह में उसने ये भी किया है, स्टे भी दिया है। मुझे लगता है कि अच्छा काम जब होता है तो काम कानून के दायरे में रह के होना चाहिए, और अच्छा स्ट्रांग बन जाएगा। और ये जो अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो कानून के दायरे के अंदर रहा तो मुझे लगता है कि ये आगे जाएगा। नहीं तो फिर इसके ऊपर पूरा कोर्ट का हर एक केस में अगर नहीं, एब्सोल्युटली सर। देखिए, हम तो मीडिया में हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है ये सब देखना कि हमारे आसपास बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन जब ये अचानक से कार्रवाइयां होती हैं और फिर अचानक से गायब भी हो जाती हैं, फिर हम जैसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये एक रूटीन क्यों नहीं है? ये साल में 1 या 2 दिन ऐसा लगता है कि कोई त्योहार आ रहा है, अचानक से सब जगह एक ही सुर्खियां, एक ही तरह की कार्रवाइयां, और उसके बाद कुछ समय के बाद सब सुन्न हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बाद में निराश भी करता है। बट बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा अमित जायसवाल सर से पूछते हैं कि इस कार्रवाई से जो होटेलियर्स हैं या जो बड़े रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले में? जायसवाल सर, कार्रवाई से आप सहमत हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि एक तरफा मामला जा रहा है? दीपक जी और महेश जी, मैं एड्रेस करूंगा आप लोग दोनों को। ये जो कार्रवाई हो रहा है एकदम होना चाहिए। वेरी गुड। मैं इसके होटल एसोसिएशन के एकदम अगेंस्ट नहीं है, बिकॉज हमारा एजेंडा और डिपार्टमेंट का एजेंडा सेम है। हम वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। हम ऐसा नहीं कि हम विपरीत में हैं। हम भी चाहते हैं कि हाइजीन मेंटेन्ड हो और गेस्ट को जो है बेस्ट से बेस्ट खाना इन हाइजीन कंडीशन मिले। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए। ओके, बट एक सवाल मैं करना चाहता हूं, आज चूंकि महेश जी हैं, बैठे हैं, दिग्गज आदमी है एफएसएसआई के। अगर आप एनआरए का फूड रिपोर्ट निकालिए तो 56% फूड कंज्यूम्ड आउटसाइड द हाउस, घर से बाहर जो है
वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है। 44% ही सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर से है। तो आप 44% को तो चलिए कंट्रोल कर लीजिएगा, इंप्रूव भी कर दीजिएगा। व्हाट अबाउट द 56% जो रोड साइड वेंडर, जहां लोग दबा के खा रहे हैं, जहां ना कोई लाइसेंस है, ना कोई कोई हाइजीन कंडीशन मेंटेन हो रहा, ना उसकी कोई चेकिंग हो रही है। तो आप एड्रेस जो कर रहे हैं 44%, और उस 44% में भी मेरी जहां तक उम्मीद है कि 30% जो है वो आई थिंक इट्स हाइजीनिक। ऑल द स्टार होटल्स एंड ऑल, मैं 128 होटल इंडिया में चला रहा हूं और हमारे बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीड्योर्स है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लैप्सेस नहीं होते, लैप्सेस होते हैं, लेकिन वो 30% जो है आउट ऑफ 44% में लैप्सेस के चांसेस बहुत कम है। इट्स ओनली 10-14% जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स वगैरह है जहां पर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हम नहीं बोले इंप्रूवमेंट की जरूरत, बट जो 56% लोग हमारी देश की जनता जो खा रही है अनऑर्गेनाइज्ड, उसका क्या? उसका तो कोई रेगुलेशन ही नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो रेगुलेशंस। तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? नंबर 1। नंबर टू एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, ये हर साल अगर आप नोटिस कीजिए, ठीक जो फेस्टिवल सीजन आता है उसके पहले ये स्टार्ट होता है। ये सारा हंगामा जो फेस्टिवल सीजन के पहले स्टार्ट कर दिया जाता है कि ऐसा है वैसा है, ऑल दो स्टफ। इसको भी बहुत नजदीक से देखना पड़ेगा। ओके, आज जो पैक्ड फूड भी मिल रहा है, जो पैक्ड फूड जो हमारी देश की जनता खा रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां है, उस पर कोई एड्रेस नहीं हो रहा। ओके सर, तो आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े ब्रांड्स के जो चेन्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर तो फिर भी आप साफ़ सफाई की मिनिमम गारंटी दे सकते हैं। आगे पीछे ज़रूर इश्यूज आते हैं, उनमें कार्रवाई होनी भी चाहिए आप कह रहे हैं, बट जहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पर लाइसेंस से लेकर हाइजीन तक का कोई माँ बाप नहीं है, वहाँ पर ये कार्रवाइयाँ जब नहीं दिखती हैं तो फिर सेलेक्टिव अप्रोच आपकी नज़र आती है। प्रदीप चक्रवर्ती जी, ऐसे मामलों में बार बार एफडीए की तरफ से एक ही बात उभर करके सामने आती है कि भाई आपको सीमित स्टाफ में बड़ी कार्रवाइयां करनी है और कभी कभी आपको साइकोलॉजिकल कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं जब आपके पास स्टाफ नहीं होता है। तो एफडीए के अधिकारी अगर सीधे बड़े रेस्टोरेंट चेन्स पर अगर हाथ डालेंगे तो मैसेज फिर सब में जाता है कि देखिए साहब, कार्रवाई हो चुकी है, बड़े बड़े लोगों के हाथ जो है उनके यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, तो बाकी सब भी सुधर जाइए। तो क्या ये साइकोलॉजिकल ये इस तरह से डिपार्टमेंट करता है या फिर आपको कुछ और इसमें नजर आता है? आपका एनालिसिस क्या है सर? देखिए, ये गलत है कि छोटा जो बिजनेसमैन है, पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर, उसके लिए कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो है एज पर एफएसएस एक्ट। एक्चुअली कोई भी आदमी, वो वेदर इट इज पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर और बिग ऑपरेटर, सबको रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना पड़ता है। और बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में अगर काम करेगा तो 5 साल का 6 लाख का जो 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। और ये सही है कि ज्यादा से ज्यादा फूड बिजनेस ऑपरेटर पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर में आता है। और ये हाइजीन और सैनिटेशन रिक्वायरमेंट्स जो है, ये एक्चुअली 5 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किया है। लाइसेंस प्री कंडीशन भी है, अगर आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो यू हैव टू मेंटेन ऑल दिस थिंग्स, ये मैंडेटरी भी है। तो इसमें पार्ट 1 जो है उसमें जनरल हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स फॉर पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, पार्ट 2 में है जो कोई भी बड़ा जो लाइसेंस लेता है उसके लिए, और पार्ट 3 में है जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर प्रोसेसर है उसके लिए। पार्ट 4 में है ये मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, और पार्ट 5 में है ये रेस्टोरेंट्स, ये सब के लिए। तो ये क्लियरली स्पेसिफाइड है कि इसको क्या हाइजीन एंड सैनिटेशन रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये अगर गलती है तो वो, लेकिन हम लोग भी पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर हम लोग जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बट दिल्ली में भी काफी ट्रेनिंग हुआ है, बॉम्बे में भी काफी ट्रेनिंग हुआ है, और गुजरात में तो अहमदाबाद में लॉ गार्डन में आप जाके देखे आइए, पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर आल्सो डूइंग वेल, वो लोग को काफी अच्छा ट्रेन भी किया है। बट इट इज नॉट इवनली पॉइज्ड, हर जगह में एक ही किस्म से नहीं हो रहा है। ये है। बट हाँ, नहीं देखिए सर, अब आप ठीक है, आप कह रहे हैं, बट कुछ वक्त पहले सीएजी की रिपोर्ट आई थी और सीएजी ने अपने अलग अलग ऑडिट्स में ये पाया गया है कि फसाई ने लाइसेंस जरूर जारी किए हैं,
लेकिन उनमें से 50% से ज़्यादा मामले ऐसे भी पाए गए हैं सीएजी की रिपोर्ट में जहां अधूरे दस्तावेजों के आधार पर ही आप लोगों ने लाइसेंस बांट दिए थे, तो फिर कैसे जाएं? दूसरा, सीएजी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि देश में जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर एफएसओज हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में चल रहे फूड बिजनेस का पूरा डेटाबेस ही नहीं है कोई। तो फिर आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा इलाका, कौन सा फूड बिजनेस लाइसेंस से चल रहा है, खास तौर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? ये बड़ी प्रॉब्लम है ना सर, कोई डेटा ही नहीं है। नहीं, हमारे एक्ट में ये प्रोविजन है कि कौन फूड बिजनेस ऑपरेटर के एरिया को कौन है, वो तो स्टेट फूड सेफ्टी कमीशन एक्ट है चक्रवर्ती सर, एक्ट है, हम सब जान रहे हैं, एक्ट है, सब कुछ है। अभी आप मेरे सामने निकलिए, अभी झगड़े सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे साथ आप निकलिए जहां मेरे ऑफिस के नीचे है, मैं आपको 100 गिना दूंगा सर जिनके पास ना कोई लाइसेंस है ना कुछ है, वो चल रहे हैं। वहीं से एफडीए के अधिकारी रोज गुजरते हैं, वहीं से पुलिस वाले रोज गुजरते हैं, वहीं से मुख्यमंत्री, खाद्य सुरक्षा मंत्री, सारे मंत्री संतरी अधिकारी सब गुजरते हैं, लेकिन कौन चेक कर रहा है कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं है? सर आप दीपक मुझे बता रहे हैं? हाँ प्लीज प्लीज आप इसमें ऐड कर दीजिए सर। झगड़े सर। दीपक जी, मैं पूरा सहमत हूँ इनसे, प्रदीप चक्रवर्ती जी से और अमित जायसवाल जी से भी, कि उन्होंने जो कहा वो अभी कानून तो है। हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो हमें दूध देने वाला जो शख्स है सुबह घर में आता है, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जिसके जो छोटा फूड स्टॉल है जहाँ पे सिर्फ चॉकलेट बेची जाती है, उसको भी लेना है। यानी पूरा ये कानून के दायरे में आता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट होता है, फसाई नहीं होता है डे टू डे के लिए। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, खाद्य अधिकारी जो होते हैं, उनको एरिया दिया जाता है, वो एरिया में उनका ऐसा होना चाहिए, कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी एक भी फूड बिजनेस ऑपरेटर उसमें से विदाउट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ना करे। जब मैं था तो महाराष्ट्र में 7.5 लाख ऐसे बिजनेस ऑपरेटर को दायरे में लाया था। फिर उनको उनका इंटरनेट पे ऊपर उनका रिटर्न्स लेने का था। यानी पूरी तैयारी है। और जो कम ऑफिसर्स होते हैं, ये कहना गलत है, ऑफिसर तो ज्यादा चाहिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर उसके तहत ये होना चाहिए। प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें इस देश में फूड की क्वालिटी अच्छी चाहिए, विदाउट एडल्ट्रेशन चाहिए कि नहीं, पहले सोचना पड़े। अगर चाहिए तो अगर फूड कमिश्नर ने सोचा कि वो अगर 80-20 का प्रिंसिपल करे कि 20% एफर्ट में वो 80% पॉपुलेशन को अच्छा फूड दे दे, ना कि कुछ कार्रवाई करके एक 0.05% लोगों के लिए अच्छा करे। मुझे आई एम अगेंस्ट दिस थिंग, आई एम अपॉल्ड ऑफ ऑल दिस एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि सबसे ज्यादा, और ये तो हाइट ऑफ इनोसेंस है कि कोई डिटरेंट एक्शन समझो 5 स्टार के ऊपर किया तो फिर पूरे ऐसे जो मोहल्ले जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट पे अच्छे हो जाएंगे, नहीं। उसके लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर ने ये काम करना है। अभी मैं छोटा सा बात करता हूँ कि 2022 में एक इंटरनेशनल फूड सेफ्टी रिपोर्ट इंडेक्स आया, उसमें भारत का क्रमांक जो है वो 62 है और नंबर 1 पे कनाडा है। अभी कनाडा का कानून और इंडिया का कानून देखा तो हमारा कानून उनसे भी अच्छा है। हमारा कानून 2011 में आया, उनका 2012 में आया, लेकिन वो नंबर 1 के ऊपर है। उसके बाद डेनमार्क का अच्छा है, फिनलैंड का अच्छा है, यूएसए का अच्छा है, वो कानून अच्छे। लेकिन वो हम जो ऐसे छापेमारी करें वैसा नहीं है। हमारे कानून में जो दिया है कि सबको दायरे में लाए, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के, और उनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग कर दिया जाए, जैसे कि इन्होंने बताया, चक्रवर्ती जी ने बताया, ये होता है। और 2011 to 2014 तक ये हुआ, ये शुरू में हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। अभी हो रहा है, वो अच्छी चीज है, लेकिन वो कानून में दिया है, वो अगर इम्प्लीमेंटेशन का तो ये परमानेंट सिस्टम, लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है उसको बेनिफिट होना, उसके लिए होना है, ना कि सिर्फ सुर्खियां बटोर के लिए होना चाहिए। ये मेरा कहना है। ओके सर, ये काफी गर्मा गर्म मुद्दा है एक्चुअली। जो महाराष्ट्र एफडीए ने जो कार्रवाई की है, उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की भी इसमें टिप्पणी आई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खुद एफडीए के भीतर के अधिकारियों का एक तरह से इंटरनल रिवेलियन भी हम देख रहे हैं। अभी आजकल की ही बात है जब छत्रपति संभाजीनगर कार्यालय समेत जो महाराष्ट्र एफडीए के 29 बड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने लिखित रूप से जो एफडीए मंत्री हैं नरहरी झिरवाल, उनको एफडीए अधिकारी के खिलाफ जो है वो शिकायत की है और कहा है कि साहब बहुत ज़्यादा तनाव है, दबाव है, पूरे स्टाफ जो है वो हड़ताल की कगार पर है, छुट्टियों में काम करा रहे हैं, डबल शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। तो काफ़ी कुछ देखने में ये आ रहा है कि इंटरनली भी कुछ ना कुछ
ऐसा कुछ चल रहा है जो संभवतः किसी के गले उतर नहीं रहा। बट बहरहाल क्योंकि बात हमारे और आपकी सेफ्टी की है, खाने की है, इसलिए ये सवाल उठने लाजमी। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जायसवाल सर, एक सवाल आपसे पूछना था। होटल एसोसिएशन का ये भी कहना है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो एफडीए, महाराष्ट्र एफडीए की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है वो एक तरह से मीडिया ट्रायल भी है और उनके व्यापार को ठप भी किया जा रहा है, ऐसी शिकायतें भी हैं। अब ऐसा लगता है कि भाई जो ग्राहक आपके होटल्स में जा रहा है 500 रुपये से लेकर के 2000-3000 की थाली खा रहा है, अगर किचन में वाकई में चूहे घूम रहे हैं, कॉकरोच घूम रहे हैं, तो फिर एफडीए की टीम कॉल आउट करके, छापे मार के अगर लीक भी कर रही है नाम होटल्स का, रेस्टोरेंट का, तो उसमें क्या दिक्कत होगी सर? क्या आपत्ति होनी चाहिए इसमें? नहीं, मेरे हिसाब से अगर ये बात सच है कि चूहे घूम रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें इम्प्रूव करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह का एटलीस्ट स्टार होटल्स जो है इस तरह का हाइजीन को दरकिनार नहीं कर सकता। हम नहीं करते हैं ये। मैं सिर्फ रॉ लॉकेट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी स्टार होटल इस तरह की चीज, बिकॉज इसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है होटल में। हमारे जो है पेस्ट कंट्रोल कैसे होना है, क्या उसका उसका मतलब क्या ड्यूरेशन में होना है, उसके बाद डेली चेकिंग है, एक किचन स्टूवर्डिंग टीम होती है सेपरेटली। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का घटना जो है किसी भी होटल में हो सकता है। वन और केस अगर आए तो आए, बट अगर ये सच है तो इस पे एक्शन तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इम्प्रूव करने का जो है उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। एब्सोल्युटली। चक्रवर्ती सर, नियम हो, लाइसेंस हो, प्रक्रिया हो, हर चीज कायदे की होनी चाहिए। ये एक आम ग्राहक बहुत पहले से कहता आया है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भाई आप एकदम से छापा मारते हैं और जैसा एक पैटर्न नजर आता है, बहुत सारे लोगों का आरोप है कि पैटर्न नजर आ रहा है, कई लोगों को इसमें एक इवेंट जैसा भी चीजें नजर आ रही हैं। उसमें अगर होटल एसोसिएशन ये कहता है कि साहब ये अप्रोच सेलेक्टिव है और आपको हर जगह छापेमारी मारनी चाहिए, तो चक्रवर्ती साहब क्या वाकई में हमारा सिस्टम इस बात की उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप कहां कर रहे हैं कार्रवाई, कहां नहीं कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक अधिकारी के विवेक पर निर्भर है कि वो कब करे, कहां करे? नहीं, देखिए, ये जो सर्वेलेंस और एनफोर्समेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि सिर्फ इधर ही होगा उधर नहीं होगा, बट ये जहां जहां छापा मारा वहां अगर ये सब मिला है तो ये तो गलत चीज है ना। अनसेफ फूड है, उसके लिए काफी सारी प्रोविजन भी है हमारा सेक्शन 59 में। तो इसमें इंसान का डेथ भी हो सकता है, तो ये तो देखना ही चाहिए। बट ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बट सर, आपका अपना, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि साहब वो अप्रोच सेलेक्टिव है, इवेंट टाइप का, तो आपको लग रहा है कि ये अप्रोच सेलेक्टिव है या आपको लग रहा है कि इसी तरह से कार्यशैली होनी चाहिए? और जो नए कमिश्नर आए हैं वो थोड़ा सा ज्यादा कड़क हैं और ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, तो शायद इससे लोगों को मुश्किल हो रही है, उनके अधिकारीगणों को, उनके मातहतों को भी। आपका अपना इसमें नजरिया क्या है सर? नहीं, देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये होना चाहिए और ये सिलेक्टिव भी नहीं है। पर्सनली आई डू नॉट फील इट इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस, बट जो नया कमिश्नर है वो भी काम कर रहा है। जगड़े साहब भी बहुत अच्छा काम किया था। तो जब जगड़े साहब कमिश्नर था उस टाइम में मैं भी एफएसएसआई का डायरेक्टर था, तो इसीलिए हम लोग भी काफी मिला था। आपके बारे में सर उस समय इतना पढ़ा नहीं जितनी आजकल सुर्खियां बन रही है, मैं इसलिए कह रहा था। उस समय आजकल जैसे हेडलाइन बहुत ज्यादा बन रही है ना, आप लोग उतने हेडलाइन में आए नहीं, उसका कोई राज झगड़े सर मुस्कुरा रहे। झगड़े सर नहीं, ऐसा है दीपक कि काम ऐसा होना चाहिए कि वो आदमी के पास चले जाए, उनकी इसमें जो लाइफस्टाइल में उसमें इंप्रूवमेंट हुए, ना कि खुद का कोई इमेज बने। हम तो वैसा काम नहीं किए, 3 साल काम किया और इनको मालूम है, प्रदीप जी को मालूम है कि कैसा काम किया है। जो ऐसा काम किया है, अभी अमित जी बोल नहीं रहे लेकिन उनको भी मालूम है कि मैंने भी विजिट किया है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 5 स्टार का किचन का उनका इंटरनल जो सिस्टम है बहुत ही तगड़ा है इस देश में, कि बहुत अच्छे किचन चलाते हैं ऑल 5 स्टार होटल्स।
लेकिन वो उसके देखिए कि मैं अच्छा सर, ये आपके जो अधिकारी है एफडीए के, वो इतना शिकायत क्यों कर रहे हैं कि हमारे ऊपर शोषण हो गया, काम ज्यादा हो गया? अब लेकिन मेरे जैसा आम ग्राहक तो सर चाहता है कि भाई एफडीए के अधिकारी चाहे दिन रात काम करें, हाँ उनको उनकी मेहनत का पैसा मिले वो अलग बात है, बट काम ऐसा ही होना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है सर दूर से देख के। सही बात है कि मैंने देखी है कि मैंने भी ऐसा किया था, और मेरे बारे में उस टाइम मुख्यमंत्री साहब थे पृथ्वीराज चौहान, उनको उन्होंने 3-4 पेज का लेटर लिखा मेरे खिलाफ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म कर रहा है महेश झगड़े। वो ऐसा मेरे क्या था आया था, लेकिन उनको मैंने बुलाया कि देखे, उनको बताया कि फूड के और इसके बारे में, मेडिसिन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, उनके जीवित के लिए क्या खेला कर रहे हैं, वो उनको समझाया और फिर वो सिस्टमेटिकली किया। ऐसा एक किसी के ऊपर प्रेशर नहीं, किसी के कोई प्रॉब्लम होते हैं, ब्लड प्रेशर है क्या है, वो साथ में लेके जाना पड़ता है उनको ऐसे। लेकिन जो है कि वो कानून अगर उनको पता चला कि ये इम्प्लीमेंट ऐसे ऐसे करे, उनको सपोर्ट है कमिश्नर से, तो सब साथ में आ जाते हैं। तो उन्होंने वो जो लेटर था बाद में वो विड्रॉ कर लिया कि ये हम समाज के लिए कर। अभी आपको क्या लग रहा है सर? अब वो जो आप पे आरोप लगे कि साहब एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म हो रहा है, क्या अभी हो रहा है क्या? नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं यही बोलता हूँ दीपक जी, मैं यही बोलता हूँ कि देखिए कि मैं सोशलिस्ट, वो तो नेचर का ही हूँ, आई एम सोशलिस्ट बेसिकली, ऑफिसर सोशलिस्ट ही होने चाहिए। True. अभी ऐसे कि मैं जो एक्शन लेता हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बेनिफिट हो, और मुझे क्या पब्लिसिटी मिले ना मिले वो तो हाई सवाल ही नहीं है। ऑफिसर शुड बी फेसलेस, उसने काम किया नहीं किया। अगर आप 2011 से 14 के इधर एक्शंस लिए तो आप आश्चर्य में पड़े कि एक ऑफिसर एक ही इसमें टेन्योर में कितना काम कर सकता है। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलने के लिए जो उस टाइम किया और जो करना चाहिए और कानून की जरूरत है, नहीं सर, होना है। आपने जो उस समय काम किया वो भी दुनिया जानती है, और इसीलिए आज आपके एक्सपीरियंस से हम लाभान्वित और हमारे दर्शक भी होते रहते हैं। वो सर टेस्टिमनी है, इट गोज विदाउट सेइंग। अमित सर कुछ कहना चाह रहे थे क्विकली सर, मेरे पास समय की कमी है। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा दीपक जी, एफएसएसआई के रूल्स के अनुसार सारे प्रोडक्ट का इन एवरी 6 मंथ लैब टेस्ट होकर के रिपोर्ट अपलोड होना चाहिए। ओके ये मोस्ट ऑफ द स्टार होटल्स हम करते हैं, अपने सारे प्रोडक्ट ऑन रोटेशन बेसिस उसका लैब टेस्ट करवा के अपलोड करते हैं। जो 56% देश की जनता जो खाना खा रही है रोड साइड में, उसका क्या है? तो आपको लग रहा है सर ये रेस्टोरेंट होटल्स का हैरेसमेंट हो रहा है डिपार्टमेंट की ओर से? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? वो नहीं बोल पाएंगे और उन्होंने बोलना भी नहीं चाहिए। ओके मैं हैरेसमेंट झगड़े सर शायद वो बोल देते सर, आपने बीच में नहीं बोला था। वॉचडॉग, हर प्रोसेस का वॉचडॉग होना चाहिए ओके एज पर मी। बट जो हमारे देश का 56% खाना लोग जो बाहर खा रहे हैं उसका क्या होगा? पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। देखिए ये बहस थोड़ी इधर उधर हिचकोले खाती हुई इधर उधर गई, लेकिन देखिए कोई एफडीए कमिश्नर किस कार्यशैली में काम कर रहा है, उससे कौन परेशान है, कौन उससे खुश है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई कैसा काम करे, हमारे लिए एक आम ग्राहक के लिए हम ये चाहते हैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि आम आदमी के हित में काम होना चाहिए और उसमें इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए, और इसमें एक निरंतरता भी होनी चाहिए, एक इवेंट टाइप का नहीं दिखना चाहिए। हमारी बस यही उम्मीद है। बहरहाल आज की चर्चा में कुछ और इनसाइट्स आप सबको मिले होंगे, इसके लिए हम तीनों मेहमानों का करेंगे धन्यवाद। महेश झगड़े सर, थैंक यू सो मच सर। अमित जायसवाल सर, शुक्रिया सर। प्रदीप चक्रवर्ती सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।